हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको विजयादशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आपकी पूजा अच्छे से बीती होगी, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अभी तक हमने डिस्कस किया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और ये इलेक्ट्रिक करंट तब तक फ्लो होगा जब तक कि हम दो पॉइंट या दो बॉडीज के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग के जिस ब्रांच में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस होता है उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बट वहीं एक दूसरी सिचुएशन भी आती है जब चार्ज मूव ना कर रहा हो, मतलब जिस बॉडी का वो पार्ट है उसमें वो स्टैटिक हो, स्टेशनरी हो। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन और चार्ज स्टेशनरी कंडीशन में है, इसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से बना हुआ है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी। मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है, और इंजीनियरिंग के उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। एक तरह से इसे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर मैं बोल रही हूँ कि चार्जेस रेस्ट कंडीशन में है, इसका ये मतलब नहीं होता कि इनका हमारे लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम मूव कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तभी हमारे इम्पोर्टेंस है। हम बैठ के भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो हम रेस्ट कंडीशन में हैं फिर भी हम काम कर रहे हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी रेस्ट कंडीशन में बहुत सारे काम करते हैं। आपने बिल्डिंग्स में लाइटनिंग अरेस्टर देखा होगा। वो लाइटनिंग अरेस्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पर ही काम करता है। फैन या सर्किट बोर्ड में भी कैपेसिटर लगा होता है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पर काम करता है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है। अब बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। एक्सरे वर्क तो आपने सबने सुना होगा, और आजकल न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट का भी ज़माना है। तो ये दोनों काम के लिए हमें बहुत ही हाई वोल्टेज चाहिए होता है। 10⁻⁶ वोल्ट चाहिए होता है, और इतनी हाई वोल्टेज जो है अचीव करने के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं कभी कभी पेंट या पाउडर का स्प्रे करने में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल यूज होता है। अब आप बोलोगे कि स्प्रे ऑफ पेंट में कैसे यूज होता है। तो स्प्रे नोजल में पॉजिटिव चार्ज होता है, और पेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। अब दोनों जब पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से फाइन मिस्ट बन जाता है और रिक्वायर्ड चीज़ को हम इवेंटली पेंट कर देते हैं। थर्ड है प्रिवेंट पॉल्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करता है। तो थर्मल प्लांट्स में आप जाइएगा तो जो चिमनी होती है वहाँ पर एक ESP लगा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जब इससे स्मोक जाता है तो ये क्या करता है कि जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं इसे ये
स्टॉप कर देता है। मतलब ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, डस्ट नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब कर लेता है और केवल स्मोक बाहर जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम होता है एयर में। तो इस तरह ये पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करता है। स्पार्क्स, ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटर इन हाई वोल्टेज, इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज होता है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ लाइटनिंग रॉड एंड कैपेसिटर में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही प्रिंसिपल का यूज होता है। अब हम बात करते हैं कि कंडक्टर को चार्ज कैसे करते हैं। तो कंडक्टर को चार्ज करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक कंडक्शन और दूसरा होता है इंडक्शन। तो पहले हम कंडक्शन मेथड के बारे में बात करते हैं कि कंडक्शन मेथड से एक अनचार्ज्ड बॉडी कैसे चार्ज होती है। चार्जिंग बाय कंडक्शन। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एक कंडक्टर है जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल पर रखा हुआ है। अब इस कंडक्टर के पास एक चार्ज्ड बॉडी हम लेकर आते हैं और इसे टच कराते हैं। तो टच कराने से क्या होगा, इसमें प्लस चार्ज है और इसमें प्लस और माइनस दोनों है, तो जो माइनस है वो इस बॉडी में आ जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। और जब इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वहीं अगर हम यहाँ निगेटिव चार्ज का कोई कंडक्टर लेके आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को जाकर न्यूट्रल कर देगा और ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि दोनों ही बॉडी को इंसुलेटिंग मटेरियल से टच किया गया है। ये जो कंडक्टर है जिसे हमें चार्ज करना है, ये भी इंसुलेटिंग बेस पर है और ये जो कंडक्टर चार्ज हम लेके आ रहे हैं ये भी इंसुलेटिंग हैंडल है इसमें। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पे हम कंडक्टर लगा देंगे तो जो भी चार्ज है वो सारा ग्राउंड हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। इसलिए हम इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करते हैं। सेकेंड मेथड क्या मैंने बोला था, चार्जिंग बाय। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ अनचार्ज्ड कंडक्टर। मतलब दोनों ही चार्ज्ड और अनचार्ज्ड कंडक्टर को एक दूसरे के टच में लाना है। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन, इस मेथड में चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के क्लोज लाया जाता है बट उसे टच नहीं कराया जाता है। पास आने से कंडक्टर में चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बचपन में वो एक्सपेरिमेंट याद है जब हम अपने हेयर में पेन रब कर लेते थे और छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े के पास ले जाते थे तो वो पेपर्स के टुकड़े पेन में चिपक जाते थे। वो भी इंडक्शन ही है क्योंकि हमने पेन और पेपर को टच नहीं किया था, केवल पेन को रब करके चार्ज किया था। बस सेम थिंग यहाँ भी होता है। यहाँ हम क्या देखते हैं कि एक स्फीयर है, इसके पास हम एक निगेटिव चार्ज रॉड लेकर जाते हैं, लेकिन टच नहीं कराना है, ये बात ध्यान रखिएगा। निगेटिव चार्ज ले गए तो जो स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और निगेटिव चार्ज दूसरी साइड अरेंज हो जाएगा। अब इस निगेटिव चार्ज को अर्थ करके ग्राउंड कर देते हैं।
जिसकी वजह से ये सारा निगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। और फिर इसका ग्राउंड हटा लेते हैं। हटाने की वजह से हम क्या देख रहे हैं कि रॉड में निगेटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। और अगर अब हम इस रॉड को यहाँ से हटा देंगे तो इस स्फेयर के जो आधे पार्ट में पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है वो पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये स्फेयर पॉजिटिव चार्ज हो गया, जबकि रॉड को हमने इस स्फेयर में टच भी नहीं कराया था। और एक बात ध्यान देने वाली है, अगर हम कंडक्शन और इंडक्शन के बीच डिफरेंस देखें तो कंडक्शन में चार्ज्ड बॉडी न्यूट्रल हो जाता है, जबकि इंडक्शन में चार्ज्ड बॉडी का उतना ही रहता है जितना वो स्टार्टिंग में रहता है। कंडक्शन में जब हम जिस चार्ज का बॉडी लाते हैं, मतलब अगर पॉजिटिव ला रहे हैं तो दूसरा कंडक्टर भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर निगेटिव ला रहे हैं तो दूसरा भी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन इंडक्शन में क्या होता है कि अगर हम यहाँ निगेटिव चार्ज लाए हैं तो स्फेयर पॉजिटिव चार्ज हो गया, अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं तो स्फेयर निगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने इंडक्शन के बारे में लिखा है कि चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू अनचार्ज्ड बॉडी बट डज नॉट टच इट। अभी मैंने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस किया था कि उसके क्लोज लेकर आना है लेकिन टच नहीं करना है, तो वो चार्जिंग बाय इंडक्शन हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। तो कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने चार्ज के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और ये नोटिस किया कि जब भी दो चार्ज को पास में लाते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो उन्होंने इस फोर्स पर दो लॉ दिए जिसे हम कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ये है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब अगर दो चार्ज पॉजिटिव हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स एक दूसरे से दूर होगा। निगेटिव है तो भी फोर्स एक दूसरे से दूर लगेगा। लेकिन अगर चार्ज एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो इनके बीच का फोर्स अट्रैक्टिव होगा, एक दूसरे के तरफ लगेगा। ये लॉ दो चार्ज्ड बॉडी के बीच के नेचर ऑफ फोर्स को बताता है कि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। क्लियर? अब दो चार्ज्ड बॉडी रखा हुआ है, दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, या तो रिपल्सिव या तो अट्रैक्टिव। लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितना फोर्स लगेगा, ये कैसे पता लगाएंगे हम? ये हमें कूलम्ब का सेकेंड लॉ बताता है। सेकेंड लॉ बोलता है कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मतलब F is directly proportional to magnitude of two charges and inversely proportional to square of distance between their center। ठीक है, मतलब F varies Q1 Q2 by D square। ठीक है,
अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट के आता है और इस के की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है और एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। अब अगर हम ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करते हैं तो इस कांस्टेंट की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9। अब फोर्स इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाय एप्सिलॉन आर इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये हो गया। लेकिन अगर ये दो चार्जेस एयर में रखे हुए हैं तो ई आर की वैल्यू एयर के लिए 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। क्लियर है। अब आते हैं परमिटिविटी पर। ऊपर मैंने डिस्कस किया कि इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं जो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये होता है एप्सिलॉन आर जिसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। पर आखिर ये परमिटिविटी होती क्या है? परमिटिविटी किसी भी मटेरियल का मीडियम का प्रॉपर्टी होती है जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को अफेक्ट करती है। फोर्स जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी और अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी परमिटिविटी की तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन, ये सिंबल है एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी दिखाना है तो एप्सिलॉन के साथ नॉट लगाते हैं और रिलेटिव दिखाना है तो एप्सिलॉन के साथ आर लगाते हैं। और अगर हम एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट करते हैं तो ये आ जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन, ये तो हो गया एयर का और ये हो गया मीडियम का। तो एयर के कंपैरिजन में मीडियम की परमिटिविटी कितनी है वो रिलेटिव परमिटिविटी हो गई। यहाँ भी मैंने मेंशन किया है कि ग्रेटर द परमिटिविटी लेसर द फोर्स बिटवीन चार्जेस एंड वाइस वर्सा। मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर। क्लियर है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया स्केलर अगर हमने माना है कूलम्ब्स लॉ स्केलर फॉर्म में। अब हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। दो सेम चार्जेज यहाँ हम देख रहे हैं जिसकी वैल्यू है Q1 एंड Q2 जो वैक्यूम में रखी हुई है और इनके बीच के डिस्टेंस दिया हुआ है d मीटर।
कूलम्ब्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग Q1 और Q2 की जब वैल्यू बराबर है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब इनके बीच का जो फोर्स है वो रिपल्सिव होगा। अब हम अगर फोर्स F21 को वेक्टर लेते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन हमें पता है, तो F21 जो है वो Q2 पर फोर्स है Q1 की वजह से, और अगर F12 लेते हैं तो वो Q1 पर फोर्स होगा Q2 की वजह से। और D12 यूनिट वेक्टर है जो Q1 से Q2 की तरफ पॉइंट करेगा, और D2 ये भी यूनिट वेक्टर है जो Q2 से Q1 की तरफ पॉइंट करेगा। अब कूलम्ब्स का सेकेंड लॉ हम लगाते हैं। कूलम्ब्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर और फिर यूनिट वेक्टर D12। सिमिलरली हम F12 भी लिख सकते हैं, इसकी भी वैल्यू सेम आएगी, K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर D21 यूनिट वेक्टर। ये जो दो इक्वेशन हैं ये कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। वेक्टर फॉर्म से हम क्या देखते हैं कि जो F21 है वो माइनस F12 के बराबर है, और जो यूनिट वेक्टर D12 है ये माइनस D21 के बराबर होगा। क्लियर? मतलब यूनिट वेक्टर भी इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन अपोजिट है। फोर्स भी दोनों एक दूसरे पे लगा रहा है तो उसकी वैल्यू सेम होगी, लेकिन विथ माइनस साइन। क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर किसी मीडियम में दो चार्ज रखा हुआ है तो उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हम इजीली कूलम्ब लॉ से निकाल सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब किसी मीडियम में मोर देन टू चार्जेस रखे हुए हैं। अगर ऐसा कंडीशन है और हमें इस चार्ज पर इन चारों की वजह से फोर्स निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब मीडियम में या सिस्टम में बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट हों और टोटल फोर्स किसी गिवन चार्ज पर निकालने के लिए अदर सारे चार्जेज की वजह से उन पर उस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसका वेक्टर सम हम लेते हैं। मतलब अगर यहाँ एक चार्ज है, एक यहाँ चार्ज है, एक यहाँ चार्ज है और एक यहाँ चार्ज है, इन तीन की वजह से हमें इस पॉइंट पे निकालना है कि कितना फोर्स लगेगा, तो हम इन दोनों का निकालेंगे, इन दोनों का और इन दोनों का। उसके बाद इनका हम वेक्टर सम ले लेंगे तो इस पॉइंट पे लगने वाला टोटल फोर्स हमें मिल जाएगा। क्लियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि अ स्मॉल स्फीयर is given a charge of plus 20 microcoulomb and a second sphere of equal diameter is given minus 5 microcoulomb charge. The two spheres are allowed to touch each other and then spaced 10 centimeter apart. Then force exists between them when air is the medium.
मतलब क्या हुआ कि दो चार्ज हैं, Q1 की वैल्यू दी हुई है +20 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू दी हुई है -5 माइक्रोकूलम। इन दोनों को टच कराया गया, फिर दोनों को सेपरेट कर दिया गया 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस से। तो अब बताना है कि इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि Q1 की चार्ज पॉजिटिव में है और Q2 का चार्ज निगेटिव में, और दोनों को टच कराया गया, तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 + Q2 मतलब 15 माइक्रोकूलम। और अगेन जब इन दोनों चार्जेज को सेपरेट किया जाता है तो ये जो Q चार्ज है ये दोनों में हाफ हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 7.5 माइक्रोकूलम और इसकी भी हो जाएगी 7.5 माइक्रोकूलम। क्लियर? तो अब जो हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2 7.5 माइक्रोकूलम 7.5 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और मीडियम क्या है एयर। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2 और दोनों की वैल्यू सेम है तो मैं इसमें स्क्वायर कर दे रही हूँ, और डिस्टेंस सेंटीमीटर में है तो इसे मैं मीटर में चेंज कर दे रही हूँ का स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50.62 न्यूटन। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि Q1 और Q2 का दोनों का चार्ज कितना हो गया +7.5 एंड +7.5, तो इस फोर्स का नेचर क्या होगा, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इनके बीच का जो नेचर होगा वो रिपल्सिव होगा, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस of +16 microcoulomb and -9 microcoulomb are 8 centimeter apart in air. Where can a third charge be located so that no net electrostatic force act on it? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चार्ज Q1 है जिसकी वैल्यू है 16 माइक्रोकूलम, एक चार्ज Q2 है इसकी वैल्यू है -9 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 8 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि एक तीसरा चार्ज है Q3, उसे कितने डिस्टेंस पे रखें कि इसकी वजह से लगने वाला फोर्स और इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इक्वल हो जाए। ठीक है, मतलब दो चार्ज लाइन में हैं और तीसरे चार्ज का डिस्टेंस निकालना है कि दोनों की वजह से उनका फोर्स 0 हो जाए। चलिए कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। यहाँ है 16 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, यहाँ है -9 माइक्रोकूलम। यहाँ का चार्ज नहीं पता, Q मान लेते हैं और डिस्टेंस x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इन दोनों के बीच का हम फोर्स निकालेंगे, तो उसे हम F1 = K
16 इंटू 10⁻⁻6 क्यू बाई डिस्टेंस कितना हो गया 8 सेंटीमीटर और x मीटर, तो x प्लस 0.08 होल स्क्वायर। ठीक है। सिमिलर वे में F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी k 9 इंटू 10⁻⁻6 क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो करना है, मतलब F1 बराबर F2 करना है। तो F1 की वैल्यू कितनी आई थी k 16 इंटू 10⁻⁻6 क्यू बाई एक्स प्लस 0.08 होल स्क्वायर इक्वल टू k 9 इंटू 10⁻⁻6 क्यू बाई एक्स स्क्वायर। के कैंसल, क्यू कैंसल, ये कैंसल, और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। मतलब ये जो तीसरा चार्ज है ये 24 सेंटीमीटर पर होगा। जिसकी वजह से ये फोर्स लगने वाला और ये फोर्स लगने वाला बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आज के लिए इतना ही। अच्छे से पूजा आप लोग एंजॉय कीजिए, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय एंड हैप्पी पूजा अगेन।